हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे और अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रहने का प्रयास कर रहे होंगे और बेहतरीन ढंग से रह भी रहे होंगे। जीवन में खूब दिशा लेकर के खूब आगे बढ़ भी रहे होंगे और खूब बेहतरीन ढंग से पढ़ भी रहे होंगे। हमने आप सबका स्कोर टेस्ट में देख रहा है, तो हमने देखा है कि आप सभी का स्कोर क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मेरे भाई ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, आप सभी अपने स्कोर को इम्प्रूव करें। चलिए, सामान्य अध्ययन सीजीएल टीयर 1 का आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, सेट नंबर 29। चलिए, क्वेट्स के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बीते हुए को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। जो बीत गई उस बात को खत्म कीजिए और अपने अभी से एक ठान लीजिए कि हमें कुछ कर जाना है, कुछ गुजर जाना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपना मेहनत करते रहिए, तो भविष्य क्या है, आपके हाथ में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं इसी क्वेट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन है। श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिम्हन राम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नरसिम्हन राम। आइए हम जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, किनका फोटो है, नरसिम्हन राम का फोटो है। वे 1977 में द हिंदू के प्रबंध निदेशक थे, यानी कि द हिंदू ग्रुप के द हिंदू ग्रुप को वे संचालित करते थे। ठीक है, उन्होंने फ्रंट लाइन, द हिंदू बिजनेस लाइन, स्पोर्ट स्टार का भी नेतृत्व किया है द हिंदू ग्रुप के। और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी किसे दिया गया, नरसिम्हन राम को दिया गया था। और श्रीलंका सरकार द्वारा श्रीलंका रत्न से पहले भारतीय सम्मानित, श्रीलंका रत्न से सम्मानित किए गए पहले भारतीय थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन 1 है आपके पास लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन 2 लोकसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। ये जो भाई देख रहे हैं, किसका फोटो है, संसद का फोटो है, जिसमें दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन, लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का फोटो है। देखिए, अनुच्छेद 108 के साथ 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 96 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उसके उपाध्यक्ष का चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 96। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष है कि नहीं। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 96 में लोकसभा अपने सदस्यों में से एक लोकसभा स्पीकर और एक लोकसभा का उपाध्यक्ष चुनते हैं, डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। चलिए, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, जिनका फोटो आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रीडम फॉर फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 आंग सान सुकी, ऑप्शन 2 बराक ओबामा, ऑप्शन 3 एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन 4 नेल्सन मंडेला। तो मेरे भाई फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंग सान सूकी। आइए हम जानते हैं चारों ऑप्शन के बारे में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग का सही उत्तर आंग सान सूकी। आइए हम जानते हैं इसके बारे में बहुत सारी बातें। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग, जिसके लेखक कौन है, आंग सान सूकी। द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक बराक ओबामा। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी ऑटोबायोग्राफी था नेल्सन मंडेला का। यानी कि फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड राइटिंग आंग सान सूकी, द ऑडेसिटी ऑफ होप बराक ओबामा, विंग्स ऑफ फायर
एन ऑटोबायोग्राफी, एपीजे अब्दुल कलाम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। आप चारों को याद कीजिएगा, चारों महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है आपके पास लैक्टोमीटर, ऑप्शन 2 थर्मामीटर, ऑप्शन 3 ग्लूकोमीटर, ऑप्शन 4 सिर्फ गैनोमीटर। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ गैमोमीटर, सिर्फ गैमोमोनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम जानते हैं सिर्फ गैमोमीटर होता कैसा है। ये जब देखिए भाई, ये जो देख रहे हैं फोटो, किसका फोटो है? सिर्फ गैमोमीटर का है, जो ब्लड प्रेशर मापने में काम आता है। धमनी रक्तचाप को आमतौर पर सिर्फ गैमोमीटर के माध्यम से मापा जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से परिसंचारी दबाव को प्रतिबिंबित करने के लिए पारा के एक स्तंभ की ऊंचाई का इसमें उपयोग किया जाता है। जो आप यहाँ पर मीटर दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या रहता है? पारा भरा हुआ रहता है। इसी का क्या किया जाता है? सिर्फ गैमोमीटर में उपयोग किया जाता है। किसके लिए? रक्तचाप का पता लगाने के लिए। चलिए अब हम सिर्फ गैमोमीटर के बारे में जान गए। अब हम आते हैं किस पर? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का उपयोग गाय के दूध की शुद्धता जांच करने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गाय के दूध की शुद्धता जांच करने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर, थर्मामीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान या तापमान प्रवणता, किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की डिग्री को क्या करता है? मापता है। थर्मामीटर क्या मापता है? तापमान को मापने का एक उपकरण है। अब आइए जानते हैं ग्लूकोमीटर क्या होता है। ग्लूकोमीटर, जिसे ग्लूकोज मीटर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसा मेडिकल उपकरण है, यानी कि ऐसा चिकित्सीय उपकरण है जो ब्लड में कितना ग्लूकोज है उसको मापता है। यानी कि ब्लड में जितना ग्लूकोज है, ग्लूकोज की माप किससे की जाती है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोमीटर से। चलिए, तो रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिर्फ गैनोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 5, स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 फोटो, ऑप्शन 2 मेगा, ऑप्शन 3 आईएसओ, ऑप्शन 4 क्वासी। स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा आईएसओ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आईएसओ। मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आईएसओ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन 1 है आपके पास चीन, ऑप्शन 2 बांग्लादेश, ऑप्शन 3 नेपाल, ऑप्शन 4 म्यांमार। जामदानी बुनाई के पारंपरिक कला की शुरुआत कहां से हुई? तो मेरे भाई इसका ऑप्शन 1 है चीन, ऑप्शन 2 बांग्लादेश, ऑप्शन 3 नेपाल, ऑप्शन 4 म्यांमार। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। आइए हम जानते हैं बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें। ये जो मैप दिखाई दे रहा है किसका है भाई? बांग्लादेश का है। यह उत्तर, पूर्व, पश्चिम में भारत से सटा हुआ एक देश है, यानी कि भारत के सीमा के साथ यह साझा करता है। दक्षिण में यह थोड़ा सा म्यांमार और बे ऑफ बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। राजधानी इसकी ढाका है। यहाँ की राजभाषा या राष्ट्रभाषा बंगाली है। यहाँ की क्षेत्रीय भाषा चटगांवी, रंगपुरी, सिलहेटी, चकमा है। ठीक है। यहाँ सरकार एकात्मक प्रमुख दल संसदीय संवैधानिक गणतंत्र है, जिसमें राष्ट्रपति अब्दुल हमीद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। यहाँ की विधायिका जो संसद, भारत में जिसे हम संसद कहते हैं, वहाँ किसका क्या कहते हैं, बांग्लादेश में उसे जातीय संसद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इस जातीय संसद में कुल 350 सीट हैं। यह पाकिस्तान से इसे आजादी 26 मार्च 1971 को हुई। यहाँ वर्तमान संविधान 16 दिसंबर 1972 से लागू है। यहाँ का मुद्रा टका है। यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह चटगांव बंदरगाह है, जो कि बांग्लादेश का दूसरा बड़ा शहर भी है। तो मेरे भाई जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बांग्लादेश से। आप बांग्लादेश के बारे में बहुत सारी बातें जान गए, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो मेरे भाई हाउस द जोश, मजा आ रहा है आप सभी को? जल्दी जल्दी बताएंगे कैसा है आप लोग, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप हैंड्स अप कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपके पास ऑप्शन है 1947, 1956, 1964, 1950। तो मेरे भाई यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई। कब की गई? 1956 में की गई। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। ये जो आप दिखाई दे रहा है लोगो, किसका लोगो है? यूजीसी, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति है। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो उच्च स्तर के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव का कार्य करता है। यह भारत में विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करता है और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेजों को धन का वितरण करता है। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर है। तो मेरे भाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना 1956 में की गई। इसका कार्य क्या है? विश्वविद्यालय का रख रखाव करना, जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है उसे वेतन भुगतान करना, उसे पैसा की कमी नहीं होने देना किसका काम है? यूजीसी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो मेरे भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन 1 है 2013, ऑप्शन 2 है 2015, 2014, ऑप्शन 3 है 2015, ऑप्शन 4 है 2012। तो मेरे भाई इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इंडियन सुपर लीग की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2013 में की गई। आइए हम जानते हैं इंडियन सुपर लीग के बारे में कुछ शॉर्ट बातें। ये जो भाई आपको लोगो दिखाई दे रहा है कि इसका फोटो लोगो है, इंडियन सुपर लीग का लोगो है कि नहीं? इंडियन सुपर लीग एक पेशेवर फुटबॉल लीग है जो आई लीग के साथ साथ भारतीय फुटबॉल प्रणाली में 2 सह मौजूदा उच्चतम स्तरों में से एक है। यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और उसके वाणिज्यिक भागीदारों फुटबॉल खेल विकास द्वारा आयोजित किया जाता है। हीरो मोटरकॉर्प के साथ प्रयोजन के कारण इसे आधिकारिक तौर पर हीरो इंडियन सुपर लीग कहा जाता है। इस प्रतियोगिता की स्थापना 21 अक्टूबर 2013 को भारत में फुटबॉल के खेल को बढ़ाने और देश में इसके प्रदर्शन को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ रखी गई थी। लीग की शुरुआत अक्टूबर 2014 में 8 टीमों के साथ हुई। तो मेरे भाई इंडियन सुपर लीग की स्थापना 2013 में, 21 अक्टूबर 2013 में, लेकिन इसकी शुरुआत अक्टूबर 2014 में हुई थी। स्थापना 2013 में, लेकिन शुरुआत 2014 में। स्थापना 2013 में और शुरुआत 2014 में। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो क्वेश्चन के अनुसार मेरे भाई 2014 होना चाहिए था, यहाँ गलती से 2013 हो गया। हम इसका क्या कर दिया? स्थापना ही डाल दिए हैं। क्या कर दिए? 2013 स्थापना डाल दी है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडियन सुपर लीग की शुरुआत 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 2014 में की गई थी। इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से पढ़िए, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा जल्दी से बताइए कमेंट में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई अनुच्छेद 331। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 331। आइए हम जानते हैं चारों अनुच्छेद के बारे में कुछ बातें। ये जो आपको दिखाई दे रहा है संविधान का प्रियम्बल है। क्या है? संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है भाई। अनुच्छेद 331 के अनुसार, अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित कौन करते हैं भाई? राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को क्या कर सकते हैं? लोकसभा में नामित कर सकते हैं, निर्वाचित कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में नामित करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 315 के अनुसार, अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग की व्यवस्था की गई है।
अनुच्छेद 326 के अनुसार वयस्क मताधिकार का प्रावधान भी किया गया है कि नहीं मेरे भाई। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। राष्ट्रपति हुआ नहीं, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी किसकी होती है? अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग की होती है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोकसभा आयोग की व्यवस्था, अनुच्छेद 331 में दो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को लोकसभा में नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? ऑप्शन 1 1946, ऑप्शन 2 1948, ऑप्शन 3 1950, ऑप्शन 4 1962। तो मेरे भाई किस वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 1948। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948। आइए हम जानते हैं बर्मा के बारे में कुछ बातें। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है किसका है भाई? बर्मा का फोटो है, बर्मा का मैप है कि नहीं भाई? बर्मा का मैप है। इसकी राजधानी नयपीडा, इसका सबसे बड़ा शहर यांगून है। आधिकारिक भाषा यहाँ की बर्मी। सरकार एकात्मक संसदीय विधानसभा यहाँ की है जो स्वतंत्र गणराज्य एक सैन्य जुंटा के तहत स्थापित है। ठीक है। अध्यक्ष यहाँ के यानी कि इसके जो राष्ट्रपति वर्तमान में, क्योंकि क्या हो गया, सत्ता पलट हो गया है, तो सेना के जो अधिकारी थे वो है माइंट सवे। ठीक है। राज्य प्रशासन परिषद मिंग यांग हलिंग उसके अध्यक्ष है, सोबिन उसके क्या उपाध्यक्ष है। संघ की विधानसभा यानी कि वहां की विधानसभा नहीं भाई, वहां का जो संसद है उस सदन किस नाम से जाता है? राष्ट्रीयताओं का सदन के नाम से जाना जाता है। और निचला सदन प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा कयातो, यहाँ का मुद्रा क्या है भाई? कयाटो है। ब्रिटिश भारत से हुआ स्वतंत्र 4 जनवरी 1948 को हुआ। यानी कि किस वर्ष बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? तो वर्ष 1948 में। कब बन गया था भाई? वर्ष 1948। ठीक है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है तो किसमें जाकर समाप्त हो जाती है? यानी कि उद्गम तो गंगोत्री के ग्लेशियर से हो रहा है, लेकिन वह खत्म कहां पर हो रही है? ऑप्शन 1 प्रशांत महासागर, ऑप्शन 2 बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन 3 हिंद महासागर, ऑप्शन 4 अरब सागर। तो मेरे भाई इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? सभी लोग इसका उत्तर देंगे। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। चलिए बंगाल की खाड़ी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो देखिए क्या है, बंगाल कहां से निकल रही है गंगा? देखिए तो भाई ये गंगा यहाँ से निकल रही है। कहां से निकल रही है? यहाँ से निकल रही है। और कहां बहती हुई जाएगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। जो हम लाइन लगा रहे हैं कहां से निकल रही है गंगा? यहाँ से निकलते हुए कहां जाती है भाई? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। गंगा नदी को हम किस नाम से जानते हैं भाई? पद्मा के नाम से जानते हैं। कहां पर? बांग्लादेश में। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। यह उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। गंगा की प्रमुख सहयोगी नदी कौन कौन है? यमुना, चंबल, बेतवा, तमसा, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, हुगली इत्यादि है। ठीक है भाई। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को गंगा नदी कहां से निकलती है, कहां से गिर जाती है? तो गंगा नदी ग्लेशियर से निकलती है और कहां गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। गंगा नदी के किनारे बसा शहर है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता। ठीक है भाई। ये सब शहर कहां बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा चीन का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो लाल मुकुट वाली क्रेन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल मुकुट वाली क्रेन। तो मेरे भाई ये जो फोटो दिखाई दे रहा है कि कौन है? लाल मुकुट वाली क्रेन। यानी कि इसका जो सिर पे है ना लाल मुकुट है, यानी कि लाल रंग है इसके सिर पर। क्या है?
लाल रंग है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाल मुकुट वाली क्रेन। तो चीन की राष्ट्रीय पक्षी, तो लाल मुकुट वाली क्रेन। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन क्या था? ऑप्शन 1 बिल्ली, ऑप्शन 2 कुत्ता, ऑप्शन 3 भेड़, ऑप्शन 4 गाय। स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन क्या था? तो ऑप्शन 1 बिल्ली, ऑप्शन 2 कुत्ता, ऑप्शन 3 भेड़, ऑप्शन 4 गाय। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा भेड़। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भेड़। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। देखिए, ये जो भेड़ दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है भाई? डॉली है कि नहीं? कोई लड़की का नाम नहीं है डॉली। किसका नाम डॉली है? भेड़ का नाम डॉली है। ठीक है। डॉली एक मादा घरेलू भेड़ थी और परमाणु हस्तांतरण की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किया गया यह पहला स्तनपायी था। यानी डॉली क्या था? पहला स्तनपायी था, एक वयस्क कोशिका से क्लोन किया गया। ठीक है। डॉली को कीथ कैंपेबल, इयान बिलमुट और रोसलिन इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, स्कॉटलैंड के सहयोगी और एडिनबर्ग के पास स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी पीपीएल थेरेप्यूटिक्स द्वारा क्लोन किया गया था। तो मेरे भाई ध्यान से पूरा चीज को पढ़ लीजिए, आपको बेहतरीन जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भेड़। क्वेश्चन नंबर 14, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? मजे में हो भाई? मजा आ रहा है तो हैंड्सअप करेंगे। क्लास आपको कैसा लग रहा है? फीडबैक देते रहेंगे। चलिए भाई, सभी को क्लास बेहतरीन लग रहा है ना? नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1 1982, ऑप्शन 2 1981, ऑप्शन 3 1984, ऑप्शन 4 1985। तो मेरे भाई नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। आइए हम जानते हैं नाबार्ड के बारे में पूरा डिटेल्स, जो कि एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, नाबार्ड, नाबार्ड को हम क्या कहते हैं? उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि कृषि एवं जो ग्राम विकास डेवलपमेंट, जो विकास का जो काम करता है, कौन है भाई वह बैंक? तो नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड है। ठीक है। जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को केंद्र सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अलग से एक पृथक बैंक के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के रूप में स्थापना की। ठीक है। नाबार्ड बैंक की स्थापना 20 शिवारामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 शिवारामन समिति की अनुशंसा पर। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्राम विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराता है। यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक का कार्य भी आपको मालूम चल गया। वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था, यानी कि सबसे ऊपर की संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है मेरे भाई? तो नाबार्ड का मुख्यालय दिल्ली में नहीं, कहां है? मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहां है? लोगों कहां चले गए कर्सर? नाबार्ड का मुख्यालय कहां है मेरे भाई? मुंबई में है। अब हम आते हैं किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करने वाला और स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने में नाबार्ड की क्या रही? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछे है, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत कब की गई और किस मंत्री द्वारा की गई थी? तो मेरे भाई किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत 1958 में की गई। तत्कालीन मंत्री वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में की गई। क्वेश्चन नंबर 15, घातक हाइड्रोजन साइनाइड रासायनिक नाम क्या है? घातक हाइड्रोजन साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रूसिक एसिड। प्रूसिक एसिड, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रूसिक एसिड। घातक हाइड्रोजन साइनाइड का रासायनिक नाम प्रूसिक एसिड है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसाइनिक अम्ल एक कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक है जिसे प्रूसिक अम्ल यानी कि प्रूसिक एसिड भी कहते हैं। ये रंगहीन वाष्पशील पदार्थ है जो बहुत ही विषैला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड अमेरिकी बर्तनी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे बेट्रियल तेल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका आणविक सूत्र H2SO4 के साथ सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों से बना एक खनिज एसिड है। तो मेरे भाई सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक सूत्र क्या होता है? H2SO4। यह सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बना एक खनिज एसिड है।
यह रंगीन, गंधहीन और चिपचिपा तरल है जो सभी सांद्रता में पानी के साथ क्या है, विलय है। तो आप यहाँ से भाई हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि प्रूसिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जाने। अब हम आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड की एक जलीय घोल है। यह एक विशिष्ट तीखी गंध के साथ एक रंगीन घोल है। इसे एक मजबूत एसिड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह मनुष्यों सहित अधिकांश पशु प्रजातियों के पाचन तंत्र में गैस्ट्रिक एसिड का एक घटक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विक्रमक औद्योगिक रसायन भी है। तो मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में आप पढ़ लिए होंगे। हम आपको आज इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी याद करने वाली है, बहुत सारे बेहतरीन तथ्य हैं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 जिसे एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है और नाइटर की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अत्यधिक संक्षारक खनिज एसिड है। तो मेरे भाई सभी एसिड के बारे में आप शॉर्ट जानकारी प्राप्त किए। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं भाई। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मजा आ रहा है? अमन, सूरज, सोमू, श्रवण, अविनाश भाई, मनीष जी, आप सभी को मजा आ रहा है भाई? जितने भी मेरे भाई ऐड है सभी आदमी को मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे। ब्लड मून शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। चंद्र ग्रहण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? चंद्र ग्रहण। ब्लड मून किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो चंद्र ग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। आइए हम जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में बातें। चंद्र ग्रहण जिसे अक्सर अपने लाल रंग के कारण ब्लड मून कहा जाता है, यानी कि चंद्र ग्रहण कैसा लगता है? लाल हो जाता है, यानी कि उसे क्या कहा जाता है? ब्लड मून कहा जाता है। चलिए, मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? ऑप्शन 1 1856, 1873, 1864, 1899। तो मेरे भाई मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा 1899। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1899। आइए हम जानते हैं मित्र मेला के बारे में कुछ बातें। अभिनव भारत सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में स्थापित एक गुप्त सोसाइटी थी। शुरुआत में 1899 में मित्र मेला के रूप में इसे स्थापित किया गया था जब विनायक सावरकर उस समय पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के छात्र थे। यानी कि इसकी स्थापना, मित्र मेला की स्थापना 1899 में। और मेरे साथ बोलिएगा क्या भाई, क्या बोलना है आपको जी? अभिनव भारत सोसाइटी यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1904 में किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा 34। भारत में 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर किस पर? 19 पे विश्व में किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? भाई मजा आ रहा है? हैंड्सअप। मजा आ रहा है तो हैंड्सअप। कहीं भी कोई दिक्कत लग रहा है तो बताते जाइए। विश्व में किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई चाइना, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। अब हम जानते हैं चीन के बारे में कुछ बातें। चीन पूरी दुनिया में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है, यानी कि चीन की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसकी कुल लंबाई 22,147 किलोमीटर है। उसके बाद रूस 22,107 किलोमीटर के साथ कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा लंबाई के साथ दूसरे स्थान पर है। ब्राजील 14,691 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय की सीमा के साथ लंबाई के अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ तीसरे स्थान पर है। चीन 14 संप्रभु राज्यों यानी कि 14 संप्रभु देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, वियतनाम। इन सभी देश के साथ कौन सी सीमा साझा करता है मेरे भाई?
चाइना सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आप बेहतरीन ढंग से इसको समझे होंगे। तो चाइना किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? अफगानिस्तान, भूटान, भारत, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, वियतनाम। कितने देश हैं? 14 देश है। चलिए मेरे साथ फास्ट रूप से, फास्ट तरीका से याद करते चलिएगा, लिखते रहिएगा मेन मेन पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 20। और आपको क्या करना है, आज के टेस्ट में 100% नंबर लाने का प्रयास करना है। उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक लागत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वास्तविक लागत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वास्तविक लागत। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम नाम दिया गया था? तो मेरे भाई कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को नाम दिया गया था। इसका सही नाम आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम किसे दिया गया था नाम? मोहम्मद अली जिन्ना को। ये बहुत ही बेकार आदमी थे। चलिए इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। इन्हीं के कारण आज हमारा कश्मीर डिस्प्यूट है। ठीक है, चलिए ये जो दिखाई दे रहा है कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना जी हैं। कौन है भाई? मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है, जिनका जन्म ज्यादा आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी जान जाइए। 25 दिसंबर 1876 को ही 11 इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1948 को हो गई। एक बैरिस्टर, राजनीतिज्ञ और पाकिस्तान के संस्थापक थे। जिन्ना ने 1913 से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना तक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता के रूप में कार्य किया और फिर उनकी मृत्यु तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के डोमिनियन के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने पाकिस्तान में कायदे आजम और बाबा ए कौम राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। यानी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता यही आदमी है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इनका जन्म पाकिस्तान में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जैसे भारत में राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी जी, उनका भी जन्म दिवस क्या मनाया जाता है? यहाँ पर राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। वहां भी क्या है? वही बात है, मोहम्मद अली जिन्ना वहां के क्या है? राष्ट्रपिता है। क्वेश्चन नंबर 22। किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई? तो मेरे भाई ऑप्शन 1 2010, ऑप्शन 2 2002, ऑप्शन 3 2008, ऑप्शन 4 2004। तो मेरे भाई किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2008। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 2008। आईपीएल के बारे में बोल रहा है। तो मेरे भाई देखिए ये क्या है? आईपीएल का क्या है? लोगो है, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल एक पेशेवर टी20 क्रिकेट लीग है जो 8 अलग अलग भारतीय शहरों में 8 टीमों द्वारा लड़ी जाती है, यानी कि खेली जाती है। लीग की स्थापना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2007 में की थी। यह आमतौर पर हर साल मार्च और मई के बीच आयोजित किया जाता है और आईसीसी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम का एक विशेष प्रकार है। इसका पहला संस्करण 2008 में खेला गया। यानी कि किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई? तो 2008 में। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, पहला क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे भाई इंडियन सुपर लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन उसकी स्थापना 2013 में हुई थी। तो इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना 2007 में हुई, शुरुआत 2008 में हुई। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन 1 जस्ता, ऑप्शन 2 बोरॉन, ऑप्शन 3 तांबा, ऑप्शन 4 मॉलबेडियम। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। आइए हम जानते हैं सभी ऑप्शन के बारे में और बहुत ही अच्छी तरीके से बातें। ये जो हम आपको दिए थे क्वेश्चन अपने मन से दिए थे, इस बुक से, जिस बुक से हम आपको डालते हैं क्वेश्चन उससे आपको हम बता देते हैं। यह घटना चक्र की बुक है, इसी से हम आपको क्या किए थे? क्वेश्चन दिए थे। तो मेरे भाई आज हम सभी पौधे में रोग किस तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, उन सभी के रोग के बारे में जानेंगे और उस तत्व के बारे में भी जानेंगे। चुकंदर का हार्ट रोग किसकी कमी से होता है? बोरॉन की कमी से। सेब में आंतरिक काग रोग बोरॉन की कमी से। अब ब्राउन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किसकी कमी से होता है? ब्राउन की कमी से। तो ब्राउन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है पौधे में? तो चुकंदर का हार्ट रॉट, ठीक है, सेब में आंतरिक काग, फूलगोभी में ब्राउनिंग। ठीक है, कौन कौन सा रोग ब्राउन की कमी से
चुकंदर में हॉट रॉट, सेब में आंतरिक काग, फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। नींबू में डाइवैक रोग किसकी कमी से होता है? तांबा की कमी से। नींबू में डाइवैक रोग किसकी कमी से? तांबा की कमी से। धान और लेग्यूमिनस पौधे में पुनः ग्रहण रोग किसकी कमी से? तांबा की कमी से। तांबा की कमी से कौन कौन सा रोग? नींबू में डाइवैक रोग और धान व लेग्यूमिनस पौधे में पुनः ग्रहण रोग होता है। ठीक है, पत्ता गोभी में व्यू पटेल रोग किसके कारण? मोल्बिडियम के कमी के कारण होता है कि नहीं? नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण। नींबू में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण। धान में खैरा रोग, नींबू में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, आप इस चार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बीसीजी का उपयोग, बीसीजी का किस रोग के लिए, बीसीजी को किस रोग के लिए बनाया गया है? यानी कि बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? ऑप्शन 1 पोलियो, ऑप्शन 2 टीबी, ऑप्शन 3 चेचक, ऑप्शन 4 कुत्ता काटने पर। तो मेरे भाई, बीसीजी रोग का टीका टीबी में लगाया जाता है। बीसीजी किस रोग में लगाया जाता है? तो जब टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में पूरा चार्ट के द्वारा सभी बातें। तो मेरे भाई, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया और टिटनेस में डीटी का भी टीका लगाया जाता है। कुत्ता काटने पर रेबीज का टीका, टीबी में बीसीजी का टीका, पोलियो में ओपीवी का टीका, चेचक में चेचक का टीका लगाया जाता है। तो मेरे भाई, इन चार्ट से आप सभी बातों को, सभी टीकों के बारे में जान गए होंगे, उस रोग के टीका के बारे में भी जान गए होंगे। तो क्वेश्चन को 25 नंबर पे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? तो मेरे भाई, इसमें सही उत्तर हो जाएगा घोंघा। घोंघा क्या है? कशेरुकी प्राणी नहीं है। तो मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा घोंघा। चलिए, आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जिसा लेते रहिए। भाई, एक बार रिवीजन करा दे क्या सब? एक बार रिवीजन करा दूं क्या मैं? चलिए, एक बार रिवीजन करा देता हूं आप लोगों का। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करते हैं। आइए रिवीजन करते हैं एक बार। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या था? श्रीलंका पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो मेरे भाई, इसका सही उत्तर था नरसिम्हन राम। चलिए, फास्ट तरीका से रिवीजन करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग के लेखक कौन है? तो आंग सान सू की। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सिर्फ गैनमोमीटर का उपयोग किया जाता है। कि स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आईएसओ। क्वेश्चन नंबर 6, जामदानी बुनाई के लिए पारंपरिक कला की शुरुआत कहां से हुई? तो मेरे भाई, नेपाल से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष में की गई? 1956 में की गई। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष में की गई? 2014 में की गई। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत किस वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया? तो अनुच्छेद 1948 में गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो किस में जाकर समाप्त हो जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। अरे, कौन सा चीन का राष्ट्रीय पक्षी है? लाल मुकुट वाली क्रेन। स्कॉटलैंड की रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन था भेड़ का। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। घातक हाइड्रोजन साइनाइड रासायनिक नाम है फ्रूसिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लड मून शब्द किसके लिए किया जाता है? चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? 1899 में किया गया एक क्रांतिकारी संगठन था। भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो मेरे भाई, 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। विश्व में किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो मेरे भाई, चीन की सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल, श्रम के मूल्य को क्या कहा जाता है? वास्तविक लागत। निम्नलिखित में किसे कायदे आजम का नाम दिया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई? वर्ष 2008। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है?
तो धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। बीसीजी का रोग के लिए कौन सा टीका लगाया, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो टीबी के लिए लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन का शेरकुई प्राणी नहीं है? तो घोंघा। तो मेरे भाई आपको शॉर्ट रिवीजन भी करा दिया आपको फास्ट तरीका से। तो भाई आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जीसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए भाई, खूब आगे बढ़िए और कभी भी मत हारिए, क्योंकि जीवन में क्या करना है, अपना काम आगे बढ़ते रहना है, अपने आप में अच्छाइयों का क्या करना है, भरमार लाना है और अपने आप को बेहतरीन बनाना है। चलिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। भारत माता की जय का जयकारा नगर लगाइए एक बार जोर से, भारत माता की जय। चलिए भाई, जय हिंद।